Hello and welcome to Ramanujan's Institute. This is me Shahnawaz Khan. So today I'm going to discuss the news article of फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. Okay, so Ramanujan's Institute is going to start a new batch for TCS and TPS from 21st of April. ये बैच आपका हाइब्रिड मोड में रहेगा. दैट मीन्स बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. मान लीजिए एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है ऑफलाइन में, तो उसको हम ऑनलाइन में भी उसको एक्सेस देंगे. ठीक है, सो दैट मान लीजिए कोई क्लास बंद होता है, कोई ड्यू टू सम इमरजेंसी और लाइक अर्जेंसी, तो वो जो मिस हुआ क्लास है वो देख सकता है अपने घर पे बैठे मोबाइल पे. हमारा ऐप है रामानुजन्स इंस्टीट्यूट, आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं. तो और मान लीजिए कोई आपका किसी क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हुआ, आपको दोबारा देखना है, तो वो भी आप ऐप में देख सकते हो. उसका वैलिडिटी रहेगा आपका 1 ईयर. ओके, इन टोटल आपका 350 क्लासेस रहेगा. स्टडी नोट्स आपको 32 नंबर्स स्टडी मटेरियल्स मिलेगा. उसमें मेंस प्रीलिम्स का पूरा आपका सिलेबस अकॉर्डिंगली जो है वो पूरा कवर किया गया है. ठीक है, मॉक टेस्ट रहेगा, फुल मार्क्स मॉक टेस्ट रहेगा आपका 20 नोट्स. एंड आप लोगों को पता है कि पटेल सर हु इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग विद अस फ्रॉम last week of April. Okay, so we are like wonderful groups of teacher. हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग का अलग अलग टीचर हैं. लाइक टीचर्स आर वेल एक्सपीरियंस्ड. मोस्ट ऑफ द टीचर्स who have faced numerous time like for TCS TPS interview. So I think it will be a huge beneficial for you if you are looking for this TCS and TPS preparation. These are our some social media presence. You can download this PDF today's lecture, PDF of this today's lecture in our Telegram. Name of our Telegram channel is Ramanujan's Institute. Just type there and you will find all the updates regarding current affairs and PDFs. Moreover, we have our app in Google Play Store, namely Ramanujan's Institute. Okay, so here you will find all the update regarding our various courses. Okay, so without any further delay, let's start today's discussion. देखिए आज का टॉपिक क्या क्या है. पार्ट 1 में हम लोग 6 टॉपिक कवर करेंगे. दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक तो है आपका रिंग ऑफ फायर, जो कि आपका अर्थक्वेक को लेके है. ठीक है, एक है जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स, दैट इज़ आपका जो जुडिशियल जो पेंडेंसी है, जो केसेस पेंडेंसी है, जो आपका जजेस का वैकेंसी है, उसको लेके है. ठीक है, ये आपका एक टेलीस्कोप है, नया लॉन्च किया गया है, इसको बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे. फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, 100 years ऑफ वाइकम सत्याग्रह एंड न्यूक्लियर एनर्जी एज क्लाइमेट सोल्यूशन. दिस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर. तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक में क्या है. फर्स्ट टॉपिक इज रिंग ऑफ फायर. इस टॉपिक को हम GS पेपर 1 दैट इज सेक्शन F1 अर्थक्वेक, जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम लोग का जो सब्जेक्ट है, उसके साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं. Now what is the current context? ताइवान, आप लोगों को पता है ताइवान में रिसेंटली एक बिगेस्ट अर्थक्वेक आया है इन 25 years. उसका जो मैग्नीट्यूड था इट वाज 7.2 इन रिक्टर स्केल. 7.2 मैग्नीट्यूड का था. ओके, सो ये ऑब्वियसली 7 अबव 7 इज़ वेरी वेरी डेंजरस होता है अर्थक्वेक. सो व्हाट इज़ अर्थक्वेक, ये ब्रीफ डेफिनेशन है यहाँ पे. देखिए, अर्थक्वेक इज़ द वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस ऑफ द मूविंग लिथोस्फेरिक और क्रास्टल प्लेट्स. इन अदर वे सिंपली हम लोग बोलते हैं तो अर्थक्वेक दो कारण से होता है. एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड. सो मेनली जो लिथल होता है, डेंजरस जो होता है, जो आपका डिज़ास्टर लाता है, दैट इज़ नेचुरल मोस्ट ऑफ द केस. जो नेचुरल अर्थक्वेक होता है वो दो कारण से होता है. एक इज वन इज़ ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड दूसरा इज़ वोल्केनिज्म. ओके, सो आप लोगों को पता है त्रिपुरा इज़ अंडर द zone 5 ऑफ अर्थक्वेक जोन, एंड एवरी
TCS मेंस एग्जाम एटलीस्ट अर्थक्वेक से क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आप लोगों को पता है कि सेस्मोग्राफ और सेस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हैपेंस ड्यू टू सडन रिलीज इन एनर्जी। ये जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है ये ड्यू टू दिस रीजन, वन इज प्लेट टेक्टोनिक्स, दूसरा इज वोल्केनिज्म। नाउ दीज आर नेचुरल causes. The man-made factors is that suppose मान लीजिए कहीं पे भी आपका पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल लेक बना लिया, कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जो पोखरान में आप लोगों को पता है जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बाद पोखरान के आसपास एरिया में अर्थक्वेक आ गया था। दीज आर मैन मेड। ओके, नाउ अ ब्रीफ description about like earthquake, what are the terms related to the earthquake, that is focus। ये क्वेश्चन आया था TCS में, what is hypocenter और focus क्या होता है। फोकस होता है जहाँ पे earthquake होता है, exactly the point where earthquake happened, the point where the energy is released, that is जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, एक्चुअली जहाँ पे आपका अर्थक्वेक होता है, दैट इज नोन एज फोकस। ओके, नाउ एपीसेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट फोकस, दैट इज इमीडिएटली लाइक ऊपर का जो पोर्शन होता है जो आपका लैंड एरिया में आता है, दैट इज नोन एज एपीसेंटर। इसको एपीसेंटर बोलता है। ओके, इसको एपीसेंटर बोलता है। द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। फर्स्ट सरफेस पॉइंट टू एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक वेव्स। ओके, एपीसेंटर हैज द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। ऑब्वियसली फोकस के ऊपर रहेगा आपका एपीसेंटर, एंड इस रीजन में आपका सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्वेक महसूस होगा, एंड अर्थक्वेक का जो आपका रिजल्ट डिजास्टर होगा इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगा। ओके, नाउ नेचुरल फैक्टर्स किस किस कारण में हमने बोला, दो कारण, एक इज वन इज प्लेट टेक्टोनिक्स, अनदर इज वोल्केनिज्म। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स का आपका देखिए वो भी तीन कारण से होता है। एक होता है ड्यू टू डाइवर्जेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म, एंड तीसरा होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है। सो ये प्लेट इधर से मूव हो रहा है और ये प्लेट इधर से मूव हो रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लाइक आपका जो मिट्टी रहेगा ये इधर गिरेगा। सो दिस लीड्स टू अर्थक्वेक। ये होता है एक जो ये प्लेट टेक्टोनिक होता है। ड्यू टू ये प्लेट हमारे आप लोगों को पता है अर्थ क्रस्ट के नीचे बड़ा बड़ा सा प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट से ये मूवमेंट, ड्यू टू दिस मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट एंड कन्वर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये एक मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक है और ये एक प्लेट टेक्टोनिक है, तो ये यहाँ से मूव हो रहा है और ये यहाँ से मूव हो रहा है, तो ये होगा आपका ट्रांसफॉर्म। एंड कन्वर्जेंट जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है और सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, और ये और एक प्लेट है, तो क्या करेगा, एक प्लेट दूसरा प्लेट के अंदर चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा। सो दिस इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। ओके, नाउ नेचुरल फैक्टर्स, volcanism, one is already said, plate tectonics, another is volcanism. Now volcanism भी due to convergent plate boundaries के लिए होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, तो ये प्लेट सबडक्ट हो रहा है इस प्लेट के नीचे, ये थोड़ा आपका थिन रहेगा, ये थोड़ा थिक रहेगा, ठीक है। ये प्लेट नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाने के बाद ड्यू टू हाई प्रेशर, नीचे जाने के बाद आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा और आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके ये ऊपर आने का कोशिश करता है। जब ऊपर आएगा तभी क्या होगा, ये इट लीड्स टू वोल्केनिज्म अलोंग विथ अर्थक्वेक। ओके, दिस इज द मेन फेनोमेना। नाउ व्हाट इज दिस स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो हमने टाइटल में दिया है, रिंग ऑफ फायर क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक हैपेंड एट प्लेट मार्जिन्स ओनली। जो भी प्लेट मार्जिन्स मैंने जो बोला है, जैसे यहाँ पे एक प्लेट टेक्टोनिक से प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, सो यूजुअली इस एरिया पे क्या होता है, आपका ज़्यादातर अर्थक्वेक होता है, एंड दैट इज डेडलीस्ट अर्थक्वेक। जैसे हम लोग का इंडिया जो है, मैं थोड़ा इधर पे समझाता हूँ। यहाँ हम लोग का जो इंडिया है, जो त्रिपुरा एंड द हिमालयन रीजन जो है, वो सबसे ज़्यादा आपका अर्थक्वेक प्रोन है। किस लिए पता है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो दो प्लेट है ना, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, जो आपका जो प्लेट है यहाँ पे, ये दो प्लेट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ये इधर से शिफ्ट हो रहा है।
जो इंडियन प्लेट है इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो इसीलिए ये जो पोर्शन है मेनली जो आपका अगर ये इंडिया का मैप होता है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, सो यहाँ पे आप लोगों का हिमालय है, राइट, हिमालय इधर है. सो ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक कन्वर्जन जोन बनता है, दिस एरिया इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक. सो रिंग ऑफ फायर क्या है, देखिए हाईएस्ट अर्थक्वेक इंसिडेंट्स आर फाउंड अलोंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये आपका पैसिफिक ओशन के देखिए नॉर्थर्न जो एरिया है इस जगह पे है, यहाँ पे ताइवान भी है. ओके, सो इस रीजन होता है, इसको बोलते हैं ये, इट लुक्स लाइक लाइक आपका फुट ऑफ हॉर्स. ओके, जो आपका घोड़े का पेड़ होता है ना उसके जैसा दिखता है. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं. एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक टेक प्लेस इन दिस रीजन. वर्ल्ड का जितना भी अर्थक्वेक होता है उसका 90% इस रीजन में आपका अर्थक्वेक होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ताइवान इज प्रोन टू अर्थक्वेक एज इट लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ओके, सो ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये फर्दर एलाबोरेशन है, थोड़ा देख लेना. Now move on to the next topic, sorry. Now the topic is related to your judicial system reform. So we can connect this topic to our GS paper 3 section A7, that is judiciary in India के साथ इस topic को हम connect कर सकते हैं. Very very important topic for our exam point of view. Now क्या है देखिए, issue with Indian judicial system. Indian judicial system के आगे क्या क्या issues है presently. देखिए प्रेजेंटली अगर हम बोलते कि इंडिया में कितना केसेस पेंडिंग है, दैट इज नियरली 4.7 करोड़. कैन यू इमेजिन, दैट मीन्स 4 करोड़ 70 लाख cases are pending in various courts in the country, including more than 70,000 cases in Supreme Court. Okay, now why these cases in the Indian judiciary system, why this high pendency, किस लिए है? इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो सबसे जो लाइक ज़्यादा कारण है उसका है एडजॉर्नमेंट. एडजॉर्नमेंट क्या है, जो बोलते हैं ना आपका, वो सानी देओल का एक मूवी है दामिनी में जो बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. सो क्या होता है जुडिशरी में, मान लीजिए कोई अगर कन्विक्शन जो मान लीजिए कोई जो आपका हियरिंग में होता है, कोई अगर प्रेजेंट नहीं है, जो आपका आई विटनेस प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, वो अगले डेट देगा. तो उसी कारण क्या होता है, ये जो प्रोसीडिंग होता है ये बहुत लेंदी चला जाता है. सो दिस इज मेन रीजन, दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजन बिहाइंड दिस पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल केसेस इन इंडिया. ओके, दूसरा क्या है देखिए, स्टाफ शॉर्टेज. आप लोगों को पता है कि हर जगह पे इंडिया पे ऑलमोस्ट हर जगह पे स्टाफ शॉर्टेज है. सो वैकेंसी ऑफ जजेस पोस्ट इन हाई कोर्ट इज 42% ऑफ द टोटल सैंक्शन पोस्ट for judges were vacant. That means 42% judges are still vacant in high court. Extensive oral argument. Oral जो argument होता है ना वो बहुत लेंदी होता है. जुडिशरी का एक फेमस कोटेशन है, ऐसे बोलते हैं कि जुडिशरी, मान लीजिए कोई किसी ने क्राइम किया है ना, तो जुडिशरी इज हैप्पी टू सेट फ्री अ क्रिमिनल रेदर देन कन्विक्शन टू ए इनोसेंट. ओके, इनोसेंट को कन्विक्शन देने से वो ज़्यादा प्रेफर करते कि एक जो दोषी है, कोई क्रिमिनल है, उसको सेट फ्री कर देना. ओके, सो ये ओरल आर्गूमेंट्स इतना होता है ना, सो इट लेंदी हो जाता है प्रोसीजर. दूसरा होता है लॉन्ग कोर्ट वेकेशन. आप लोग देखिए वेकेशन रहता है, समर वेकेशन रहता है, विंटर वेकेशन रहता है, पूजा का बंद रहता है. सो इन डिटेल ओनली इन ए ईयर 365 डेज में ओनली 210 दिन वर्किंग डेज होता है इन जुडिशरी. फिर क्या है आपका देखिए टेक्नोलॉजी अंडर यूटिलाइजेशन. देखिए अभी भी वेरियस कोर्ट में, ऑल्दो इट इज़ ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटिंग, कि आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपका कोई हियरिंग होना, कोई कोर्ट को कंटिन्यूएशन करना, तो वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन नॉट दैट ऑप्टिमम लेवल. ओके, सो इसीलिए क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली फास्ट कन्विक्शन होगा, जल्दी जल्दी आपका ये जजमेंट भी आ जाएगा. सो पेंडेंसी उतना नहीं रहेगा जुडिशरी के पास. नाउ इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है देखिए.
सो इम्पैक्ट ये हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई कन्विक्टेड है, ओके, जिसको जस्ट कन्विक्शन है, ही इज नॉट लाइक एक्यूज्ड है, नॉट कन्विक्टेड, ठीक है, कोई उसको अभी तक जुडिशरी ने दोषी नहीं बोला, ओके, सो ऐसे में क्या होगा, वो डिटेंशन में रहेगा, अंडर ट्रायल में रहेगा। सो ऐसे 76% प्रिजनर्स जो इंडिया में प्रेजेंटली है, दोज आर अंडर ट्रायल्स, दैट मीन्स इनको अभी तक कन्विक्शन नहीं मिला, बट दे आर ऑलरेडी लाइक दे आर सफरिंग द jail, okay, so they are enjoying their punishment. So this is the main problem, due to under trials क्या हो रहा है, जो ट्रायल ही नहीं हो रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, इतना दिन से वो लोग जेल में पड़े हैं। हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली स्लो जुडिशियल प्रोसेस अगर आपका होगा तो क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मान लीजिए कि बाहर से कोई कंपनी आ रहा है, मान लीजिए त्रिपुरा का एग्जांपल, त्रिपुरा में कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा, अभी जो उसको लैंड चाहिए, उसको बहुत सारे फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, जो अपोजिशन वाले हैं वो लोग केस ठोक रहे कि नहीं होगा नहीं होगा, सो इट विल गो टू फर्दर वेयर इन कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में क्या होगा, वो लेंथी प्रोसीजर होगा, तो वो क्या होगा, बिजनेस में वो लोग बिजनेस सेटअप नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है जी, फेमस जो वेस्ट बंगाल में हुआ था, नंदीग्राम शिंगुड़ में जो हुआ था, तो जिसके कारण टाटा ने वो सेटअप पूरा ही उठा दिया यहाँ से। सो दिस लीड्स टू व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ को आपका इफेक्ट पड़ता है। तीसरा क्या देखिए, पब्लिक ट्रस्ट इरोशन, ऑब्वियसली अगर बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस डिलेड होगा तो क्या होगा, जो क्रिमिनल्स है वो बोलेंगे क्या करेंगे, जुडिशरी मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सो दे विल एंगेज देमसेल्फ इन मोर क्रिमिनल एक्टिविटीज, राइट। देन लॉ एंड ऑर्डर इशूज, ऑब्वियसली जो होगा, मान लीजिए ऐसे भी है, अभी भी इंडिया पे ऐसे जगह पे जो कैंगारू कोर्ट चलता है, दैट इज लाइक एक कोड बना लेगा, ठीक है, एक गांव में कोई एक कोड बना लेगा, वो लोकल जो पंचायत सरपंच वगैरह है वो मिलके क्या करेंगे, किसी को दोषी साबित करके उसको सजा दे देंगे। तो दैट इज ड्यू टू दिस पेंडेंसी इन द कोर्ट, ओके। सो दिस लीड्स टू व्हाट, मोर कैंगारू कोर्ट्स। नाउ व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन, आप लोग यहाँ से आंसर राइटिंग में सॉल्यूशन दे सकते हो। क्या देखिए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ 3 एडजर्नमेंट रूल, दैट मीन्स विद इन 3 एडजर्नमेंट अ केस शुड बी डिसमिस्ड, ओके। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, जो मैंने बोला कि ई फिलिंग, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपका जो हियरिंग को कंप्लीट करना, ठीक है, हियरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना। लिमिट एक्सटेंसिव ओरल आर्गूमेंट को कम करना, उतना ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज वर्किंग आवर्स फॉर जजेस, ओके, वर्किंग आवर्स ऑफ जजेस शुड बी इंक्रीज्ड, एंड फिलिंग द वैकेंट पोस्ट। दीज आर द 5 solution, okay, you can utilize this in your mains answer writing, okay. Now move on to the next slide, next topic, that is Pratyush telescope, okay. This topic we can connect this topic to our GS paper 4, that is Indian economy में एक infrastructure आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ हम इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए इस टॉपिक में क्या है, Pratyush stand for proving reionization of the universe using signal from hydrogen. This is its full form. ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि what is the full form of Pratyush, okay. It is a radio telescope to be seated on the moon's far side. moons का एक होता है नियर साइड जो हमारे अर्थ से हम देखते हैं, और दूसरा साइड जो अब हम कभी नहीं देखते, दैट इज कॉल्ड फार साइड, ओके, जहाँ पे हम लोगों का चंद्रयान गया था। So it is being built by the Raman Research Institute RRI in collaboration of ISRO. Pratyush from India will be one of the many high resolution telescope. It's a telescope from different countries that will be stationed on moon. What is Pratyush will do? It will detect signals from the fast stars and galaxies and probe about origin of the universe, okay. It will like वो बहुत research करेगा and it will give information about the origin of our universe. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक को हम जीएस पेपर 4 दैट इज सेक्शन बी 3 में आपका फिजिकल जो पॉलिसी है उसके साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रेज्ड अबाउट 40,000 करोड़ थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस एसेट मोनेटाइजेशन? एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास ऐसे सेक्टर्स है जो लॉस मेकिंग है, ठीक है, जो कुछ इतना रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहा है। सो गवर्नमेंट क्या करेगा,
वो जो एसेट है उसको लीज में दे देगा पब्लिक को। ओके, ओनरशिप नहीं बेचेगा, ओनरशिप अपने पास ही रखेगा, लेकिन फॉर टाइम पीरियड, फॉर टाइम बीइंग वो क्या करेगा, लीज में दे देगा। ओके, उससे जो पैसा आएगा गवर्नमेंट विल यूटिलाइज दिस मनी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ओके, सो क्या है देखिए, एसेट विल बी लीज्ड बट द ओनरशिप विल रिमेन विद द गवर्नमेंट, जो मैंने बोला। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एसेट इनटू इकोनॉमिक वैल्यू। सो मान लीजिए कोई एसेट है जो कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को लॉस ही लॉस दे रहा है, तो उस एसेट को यूटिलाइज करके उससे इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड ऑन करना, वही टारगेट है। ओके, इट इज एन एम्बिशियस 4-year पीरियड प्रोजेक्ट अनाउंस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, generate 6 lakh crore revenue for the government through asset monetization in 4 years। ठीक है, तो now important point, the revenue generated will be used for further infrastructure development in the country which is known as asset recycling। इसको क्या बोलेगा, asset recycling बोलेगा। okay, the top 5 sector by value under the government asset monetization program, ये information कुछ है, आप याद रख लेना ये information। तो आप लोगों को पता है पीएम गति शक्ति जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, ठीक है, जो सब्स्यूम किया है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। तो ये पीएम गति शक्ति का मतलब क्या है, गति मीन्स स्पीड, गति मीन्स स्पीड एंड शक्ति मीन्स पावर। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली आपका जो हाईवे एंड पावर सेक्टर को बहुत बूस्ट देने के लिए ये पीएम गति शक्ति स्कीम लाया गया है। ठीक है, इसमें इन टोटल 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट है। ओके, जो आपका जो भारतमाला स्कीम है, फिर आपका सागरमाला स्कीम है, इनलैंड वाटरवेज, ड्राईलैंड पोर्ट्स, उड़ान स्कीम, सब ये एक स्कीम में सब्स्यूम्ड होगा। ठीक है, इट टारगेट्स टू कट लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुंबई से त्रिपुरा में कोई चीज़ आ रहा है, तो आने में जो आपका जितना कॉस्ट होता है तो वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कट करना, कम करना। इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, मान लीजिए कोई कार्गो कोई जगह पे आपका जो सामान रखने का कैपेसिटी और डील करने का कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, सो द गति शक्ति स्कीम सब्स्यूम्ड द रुपीज, जो मैंने अभी बोला नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे उसको सब्स्यूम्ड किया ये टॉपिक्स, ये स्कीम से, पीएम गति शक्ति स्कीम। ओके, ना ये स्कीम आपका देख लेना कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में होगा, जिसमें सेंटर का रहेगा आपका 39%, स्टेट का रहेगा 39%, प्राइवेट सेक्टर का था 22%। ये अभी चेंज हो गया। ओके, दिस हैज़ चेंज ऑलरेडी। एसेट रिसाइकलिंग ऑलरेडी मैंने बोला, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज लिंक्ड विद द पीएम गति शक्ति स्कीम। देखिए, ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो मैंने बोला कि कोई एसेट लॉस में है उसको क्या करेगा, उसको आपका लीज में दे देगा। लीज में दे देगा किसको, कोई प्राइवेट ओनरशिप को। उससे क्या होगा, वो लीज में देगा, नॉट सेल करेगा। उससे जो पैसा आएगा वो पैसा किस में यूज करेगा, पीएम गति शक्ति स्कीम में। ओके, सो दिस इज नोन एज एसेट रिसाइकलिंग, इसको एसेट रिसाइकलिंग बोलेगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 100 years ऑफ वाइकम सत्याग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ये जीएस पेपर 2 सेक्शन ए सत्याग्रह जो है उसके साथ हम इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है देखिए, 30th March 2024 marked 100 years of the beginning of वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह आप लोगों को पता है 1924 में हुआ था ट्रेवेंकोर में। ठीक है, तो in the early 20th century, Vaikam was a temple town in the princely state of Travancore. Okay, the idea of caste pollution worked not only on the basis of touch but also sight. So जो आप लोगों को पता है कि साउथ इंडिया में that before independence पूरे इंडिया में कास्ट को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम था। ओके, सो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, यूजुअली अपर कास्ट डोमिनेट ओवर द लोअर कास्ट। ओके, लोअर कास्ट को बहुत सारे राइट्स नहीं होते थे, टेम्पल में एंट्री करना, किसी रोड में चलना। सो मेनली ये जो वाइकम सत्याग्रह है इट्स रिलेटेड टू दिस। ओके, नाउ बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, रिलीजन एंड कस्टम रिमेन pervasive, but the absolute material intellectual deprivation of lower caste was reduced। 20th century में धीरे धीरे ये रिड्यूस होते गया। एंड द एजाबाज एमर्ज, एजाबाज जो कम्युनिटी था ना, एजाबाज कम्युनिटी जो साउथ इंडिया में मेनली ट्रेवेंकोर इस रीजन में, वो लोग मेनली टोडी टॉपर्स थे। दे यूज टू ड्रिंक एल्कोहल एंड वो लोग क्या है, मतलब दुनियादारी से कुछ नहीं थे, उनको काम करना है, बस पीना है, और लाइक वो दे वर्क एज ए लाइक यू कैन से
as a labor, okay, under the upper caste. They used to work under the upper caste, okay. Upper caste उन लोगों को बहुत आपका टॉर्चर करते थे, ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेट करते थे. तो एजाबाज एमर्ज धीरे धीरे 20th सेंचुरी में. एजाबाज वेयर स्टार्टेड gaining their position in politics, in education and various organization, okay. Now क्या हुआ? The issue of temple entry was first raised by Ezaba leader T.K. Madhavan in 1917 editorial in his paper देश अभिमानी, ओके. देश अभिमानी, ये आप लोगों को स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, ये पूरा टॉपिक स्पेक्ट्रम जो बुक है इसमें मिल जाएगा. So, inspired by the success of Gandhi's non-cooperation movement in 1920, he began to advocate for more direct method. गांधी जी का जो NCM non-cooperation movement से वो इंस्पायर्ड था और उनको लगा कि नहीं बहुत हो गया, अभी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे हम लोग, विल रिटेलिएट अगेंस्ट द दिस oppressive nature of the upper caste, okay. So Madhavan met to Gandhi and this mass agitation was launched. नाउ ये सत्याग्रह कैसे लॉन्च हुआ और कैसे इसको प्रोग्रेस हुआ, देखिए. लीडर सच एज पेरियर हु स्टार्टेड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एंड सी राजागोपालाचारी केम टू वाइकम टू ऑफर सपोर्ट एंड लीड द प्रोटेस्ट. In March 1925, Gandhi was finally able to iron out a compromise. 3 out of the 4 roads surrounding the temple were opened up for everyone. That means, देखिए, एक टेम्पल था जिस टेम्पल का नाम था शिवा टेम्पल, जो कि वाइकम में सिचुएटेड था, ठीक है. शिवा टेम्पल, उसके जो चारों तरफ जो रोड था ना, उसमें आपका जो एजावास है, लोअर कास्ट के लोग जो लोग थे, उनको अलाउड नहीं था चलने का, ठीक है. तो वो मेनली ये प्रोटेस्ट था जो ये रोड को एक्सेस कर पाए एजावास इसके कारण, ओके. सो अल्टीमेटली इस सत्याग्रह के बाद जो 3 रोड है आउट ऑफ 4 रोड, वो 3 रोड ओपन कर दिया गया फॉर ऑल पीपल एंड 1 रोड वेयर कैप्ट फॉर द ओनली फॉर दैट अपर कास्ट पीपल, ओके. सो सत्याग्रह ये अराउंड 600 डेज चला था, ओके. एंड डिस्पाइट इट्स कॉम्प्रोमाइज आउटकम द वाइकम सत्याग्रह ब्रॉट अनटचेबिलिटी unapproachability to the forefront of political issues in India, okay. So mainly यही टॉपिक है आपका जो राइट्स रिगार्डिंग द एजावास को लेके ये था. एंड जो आउट ऑफ 4 जो रोड था 3 ओपन हो गया, एक ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व था, ओके. दिस ऑल अबाउट द वाइकम सत्याग्रह. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एज इट हैज़ कंप्लीटेड इट 100 years, ओके. सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं दिस टाइम. एंड अलोंग विद दिस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी आप लोग देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ओके. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी एज क्लाइमेट सोल्यूशन, ठीक है. आप लोगों को पता है डे बाई डे द क्लाइमेट द ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, ओके. ग्लोबल आपका जो ग्लेशियर है इज मेल्टिंग लाइक कैट्स इन ब्लू. सो द सिचुएशन टू टैकल द सिचुएशन the nuclear energies can be a good alternative, okay. Now this topic we can connect this topic to our GS paper 1 section E global environmental issues के साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ओके. सो देखिए क्या टॉपिक के बारे में क्या बोला गया. Recently, International Atomic Energy Agency hosted a first of its kind nuclear energy summit in Brussels, Belgium. बेल्जियम में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया है, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके. तो उसमें ये पाया गया कि ये जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये ग्रीन हाउस एमिशन बहुत कम करता है, लाइक रेंजेस ऑफ 5 to 6 ग्राम पर किलोवाट आवर, एंड इट इज़ मोर देन 100 times लेस देन ए कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेनली हम अभी जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज़ थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है. दैट इज़ कोल को ये करके हीट करके उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. सो ये जो अगर न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, तो इट इज़ लेस इट विल जनरेट लेस देन 100 times आपका जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है जो वो कम करेगा. सो दिस इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव. So India also participated in the summit. Environmental benefits of over the sources. So these are some benefits of nuclear energy. Now other benefits of nuclear energy क्या क्या है देखिए. Reliable and scalable. That means
Nuclear energy can be deployed on a large scale and is dependable source of energy presenting clean, consistent and affordable electricity. आपको पता है कि लार्ज स्केल में ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी अगर सेटअप करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है. फिर ये ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा देन इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एड इन फुलफिलिंग नेट जीरो गोल्स. आप लोगों को पता है इंडिया ने नेट जीरो टारगेट लिया है कि 2017 तक इंडिया में क्या होगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा. दैट मीन्स जितना कार्बन इंडिया प्रोड्यूस करेगा वो आपका क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा बाई प्लांटिंग ट्रीज और लाइक एनी अदर, कार्बन न्यूट्रल कर लेगा इन अदर वे. ओके, पेरेनियल अवेलेबल. दैट मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बारिश के टाइम सोलर एनर्जी उतना लाइक इफेक्टिव नहीं होता है. विंड एनर्जी भी ड्यूरिंग लाइक जब विंड ब्लो होगा तभी होता है, बट ये ऑल द टाइम आपको मिलेगा, पेरेनियल है. ओके, बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है. ये जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दो, एक है इसका हाईली कॉस्ट, इसका जो सेटअप करने में बहुत पैसा खर्चा होता है. दूसरा होता है सेफ्टी कॉन्सर्न. मान लीजिए कि किसी कारण कोई लीक हो जाता है ना तो न्यूक्लियर डिजास्टर आ जाएगा. जैसे आप लोगों को यूक्रेन में रिसेंटली एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें रशिया ने अटैक किया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेजर कुछ नहीं हुआ. अगर होता तो क्या होता आप सोचिए, लाइक इट लीड्स टू ह्यूज डिजास्टर. ओके, वेस्ट डिस्पोजल होता है जो न्यूक्लियर आपका प्लांट से, वो डिस्पोजल करना भी एक बहुत बड़ा हेडेक है. ओके, एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. एंड थ्रेट टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर का गुड यूसेज भी है, बैड यूसेज भी है. अगर गुड यूसेज में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पावर सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन बैड यूसेज होता है तो न्यूक्लियर मिसाइल बनता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब मैन्युफैक्चर होता है. तो ऐसे ऐसे कंट्रीज़ है जैसे पाकिस्तान है जो क्या करते हैं, हमेशा इसी टारगेट में रहते हैं. सो अगर इसको हम लाइक ऐसा होगा ना तो ये इट लीड्स टू व्हाट, इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज ऑफ दिस न्यूक्लियर. वो कभी कभी टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार ये फॉर लाइक डिस्ट्रैक्टिंग द वर्ल्ड भी यूज़ कर सकते हैं ना. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी का. नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडिया. India currently generates 7.5 gigawatt of installed electricity through nuclear energy. कितना एनर्जी, 7.5 gigawatt. वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज दिस इन योर प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन में आता है, और आपका मेंस में भी आप यूज कर सकते हो. इंडिया हैज 23 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर. द कैपेसिटी इज अबाउट टू ट्रिपल बाई 2030 अप टू 22.5 gigawatt. Second generation fast breeder reactor is about to start its operation in Kalpakkam, Tamil Nadu by December 2024. But overall nuclear energy share in electricity production is about 3.1%. Okay, only 3.1%. इंडिया का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है 100% का 3.1% आपका सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है. इंडिया डिड नॉट जॉइन द टारगेट टू ट्रिपलिंग न्यूक्लियर एनर्जी एट COP28. COP28 रिसेंट में कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ था. 20 countries pledged to work in the direction of tripling international nuclear energy installed capacity by 2050, but India didn't join. Okay, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में थोड़ा देख लेना आप. लॉन्च इन ये न्यूक्लियर एनर्जी समिट लेके ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो अभी एजेंसी जो फर्स्ट ऑफ काइंड ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका ये कंडक्ट किया गया है. ओके, ये आपका न्यूक्लियर समिट. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव, बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन जो डाटा आप लोग यूज़ कर सकते हो इन योर मेंस पेपर आंसर राइटिंग. ओके, so this all about today's lecture. Don't forget to share our lecture to your friends, your near and dear ones, also those who are interested in competitive exams. Subscribe our YouTube channel, share this video. Take care, goodbye.